हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि दोस्तों का हमारा अराउंडमेंट का अलॉटमेंट जारी हो गया, तो अलॉटमेंट जारी होने के बाद बेसिकली सबसे पहले हमारे मन में यही क्वेरी है कि फर्दर हमें आगे करना क्या है। तो आप 4 से 5 मिनट मेरी बातों को ध्यान सुने। मैं तरीके से आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को अलॉटमेंट आया उनको क्या करना है, जिनको नहीं आया उनको क्या करना है। ठीक है, तो पहला हम लोग कह देते हैं, मान जिन बच्चों को जोसा में कोई अलॉटमेंट अभी नहीं आया है उन बच्चों को फिलहाल नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। जिन बच्चों को कोई भी अलॉटमेंट नहीं है उनको नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना। आपको जोसा के पोर्टल पे कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। हाँ, इन द मीन टाइम आप खाली टाइम में शिक्षा समाधान का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें उसके रैंक पिक्टर कॉलेज पिक्टर पे अपना डेटा डालकर आप ये चेक कर लेंगे कि आपको जोसा में कोई कॉलेज मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलता है तो किस राउंड तक मिलता है, कौन सा ब्रांच मिल रहा है नहीं मिल रहा है। इससे कम से कम ये होगा कि हमें समझ में आ रहा है कि हमें जोसा में फर्दर आगे बने रहना है कि क्या करना है। क्योंकि जैसे जैसे राउंड हमने देखा है कि जैसे जैसे राउंड के अलॉटमेंट आती है, पहले राउंड में बच्चों को नहीं मिलता है या दूसरे में नहीं मिलता है, तीसरे में नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे उनका पेशेंस कहीं ना कहीं टूटने लगता है। प्रिंटर में आप देखिए एग्जैक्ट देख पाएंगे कि सीसे राउंड तक आपको क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं है पहला काम ये करेंगे। दूसरा, जिन बच्चों को अलॉटमेंट आ गया उनको बेसिकली 4 एक्टिविटी जोसा के पोर्टल पे करने हैं। पहला अपनी विलिंगनेस सेलेक्ट करना है, फ्रीज फ्लॉट स्लाइड। दूसरा, आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है जोसा के पोर्टल पे। तीसरा, आपको सिटीजन फी पे करना है। और चौथा, क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना। अगर कोई आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, सामने वाले अथॉरिटी को लगता है कि डॉक्यूमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो क्वेरी जनरेट करेगी, उसको आपको रिस्पॉन्ड करना, उसको आंसर करना। अब एक एक चीज में बता रहा हूँ तरीके से करना क्या होता है। पहला मान लीजिए, पहला मैंने बोला कि बिलिंग सेलेक्ट करना है, फ्रीज फ्लॉट स्लाइड। सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए सपोज किसी बच्चे को कोई अलॉटमेंट आया, किसी कॉलेज ब्रांच में अलॉटमेंट आया। अगर आप अपने कॉलेज ब्रांच से सेटिस्फाइड है कि यही कॉलेज यही ब्रांच चाहिए था मुझे, आप चाहे तो अपने ऑप्शन को फ्रीज कर सकते हैं। फ्लॉट का मतलब बेसिकली होता है कि आपको लगता है कि जो अलॉटमेंट आपको मिला है उससे बेहतर आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप चाहें तो उसको फ्लॉट कर सकते हैं। स्लाइड का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको जो अलॉटमेंट मिला है आप चाहते हैं कि उसी कॉलेज में बेहतर ब्रांच मिल जाए, तो उसको बेसिकली स्लाइड बोला जाता है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने 1 से लेकर 250 तक चॉइसेस भरी होंगी, राइट। अब मानते हैं उसको अभी जोसा का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट है, उसमें मान लीजिए उसको 120 नंबर पे एनआईटी जमशेदपुर में मान लीजिए मैकेनिकल आपको मिला हुआ है। अब इस बच्चे की इच्छा हुई कि भाई मुझे एनआईटी जमशेदपुर में मैकेनिकल ही पढ़ना था। अगर वो ऑप्शन को फ्रीज करता है तो ये चॉइस इसका लॉक हो गया और फर्दर 1 से लेकर 6 राउंड तक इसकी चॉइसेस में अलॉटमेंट में कोई चेंज नहीं होगी। एनआईटी जमशेदपुर का मैकेनिकल इसके लिए हमेशा के लिए रह जाएगा। ठीक है। दूसरा, फ्लॉट का मतलब होता है कि नहीं, 120 नंबर चॉइस तो मुझे मिला ही मिला है, अगर इसको हम फ्लॉट करते हैं तो अगले राउंड में जो भी हमारा अलॉटमेंट आएगा जोसा का एल्गोरिथम टॉप टू बॉटम चेक करेगा। 1 2 3 ऐसे ऐसे करते चेक करेगा कि 1 से लेके 119 के बीच जो भी हमने ऑप्शन डाले हैं, अगर कोई बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है तो मुझे मिलेगा। अगर कोई नया अलॉटमेंट नहीं आता है तो ये जो एग्जिस्टिंग अलॉटमेंट है हमेशा हमारे पास रहेगा। इस चीज को ध्यान देंगे। स्लाइड का बेसिकली मतलब ये होता है, अब जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसी चॉइस भरी थी, 70 नंबर पर एनआईटी जमशेदपुर का माइनस सीएससी है, 100 नंबर पर एनआईटी जमशेदपुर का ईसी है और 120 नंबर पर एनआईटी जमशेदपुर का मैकेनिकल था। मैकेनिकल चूंकि मुझे मिला हुआ था, अगर मैं यहाँ से स्लाइड करूंगा तो जब भी जोसा का एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर के ऊपर जो भी सेम कॉलेज में हमने ब्रांचेस फिल किए उसको क्रॉस चेक करेगा। मतलब अगली बार एनआईटी जमशेदपुर का सीएससी चेक करेगा, मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो ठीक, बाकी बीच के जितने भी चॉइसेस है इसको इग्नोर करते जाएगा स्लाइड के केस में। उसके बाद ये अगर मान मुझे नहीं मिलता तो फिर वो देखिए एनआईटी जमशेदपुर मुझे इसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बीच जो भी मैंने चॉइसेस भरे होंगे वो सबको इग्नोर करता चला जाएगा। तो स्लाइड का बेसिकली यही मतलब होता है कि मुझे उसी कॉलेज में बेहतर ब्रांच की उम्मीद है, इसलिए मैं स्लाइड कर रहा हूँ। एक चीज बहुत अच्छे से आपको ध्यान देंगे कि विलिंगनेस को सिलेक्ट करने में, अगर हमने एक बार फ्रीज कर दिया तो आगे के किसी राउंड में अपने ऑप्शन विलिंगनेस को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, फ्लॉट या स्लाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अगर हमने फ्लॉट किया है तो आगे के राउंड में हम फ्रीज या स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैंने स्लाइड ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आगे के राउंड में मैं सिर्फ उसे फ्रीज कर पाऊंगा, फ्लॉट नहीं कर पाऊंगा। इन चीजों को बहुत तरीके से देख के समझते हुए कि फ्रीज फ्लॉट स्लाइड क्या होता है, उसी हिसाब से अपने विलिंगनेस को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। दूसरा मैंने बोला कि जोसा के पोर्टल में हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में बेसिकली क्या होता है, 10th की मार्कशीट होती है, 12th की मार्कशीट होती है। मार्कशीट अपलोड करते समय एक चीज ध्यान देंगे, कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपकी मार्कशीट है वो कलर फोटोग्राफ, मतलब कलर जो भी उसका आप स्कैन करके अपलोड करेंगे ताकि सामने अथॉरिटी को समझने में पढ़ने में आसानी हो। तो 10th की ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करेंगे, 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी में आप 12th की मार्कशीट ही डालेंगे। एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है तो जोसा के फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए, पहले से बना ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेडिकल सर्टिफिकेट में भी हमने देखा है जनरली बच्चे क्वेरी करते हैं कि सरकारी अस्पताल से बनवाना है क्या, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, कहीं से भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते समय एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे उस कंसर्न हॉस्पिटल या डॉक्टर का मोहर हो और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर मेंशन किया हो, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लास्टली कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर लें कि जोसा के पोर्टल पे हमें अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी होती है। अगर मान लीजिए किसी कैटेगरी से हम बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस से, तो हमें अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट बिलोंग अपलोड करना होता है। लास्ट में एक ऑप्शन होता है कैंसल चेक या पासबुक। इसमें बच्चों का क्वेरी होता है क्या सर वो कैंसल चेक या पासबुक हमारे बच्चे के नाम का होना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नाम का तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके पेरेंट्स या भाई किसी के नाम पे आप कैंसल चेकबुक को अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमें करनी है, सीट एक्सटेंशन फी हमें पे करना है। अगर हमारा जोसा के राउंड 1 में अलॉटमेंट हमारा आया है तो हमें सीट एक्सटेंशन फी के नाम पे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी बच्चों को 30,000 का पेमेंट करना है। एसटी, एससी और जितने सारे पीएचडी के बच्चे उनको 15,000 रुपये पेमेंट करना है। ये फी पेमेंट करना मैंडेटरी है। ये जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं उसमें से 5,000 रुपया जोसा क्या है कि प्रोसेसिंग फी के नाम पर डिडक्ट कर लेगा। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा हुआ आपके ट्यूशन फी में मैनेज होगा। इसको करना एकदम मस्ट है, ठीक है। चौथा हम बात कर लें रिस्पॉन्ड टू क्वेरी। इसका हमें समय 20 जून तक दिया गया है। इसका बेसिकली मतलब होता है कि 14 जून को हमारी अलॉटमेंट आ गई। अलॉटमेंट आने के बाद मान लो हमने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया, सिर्फ फी वगैरह सारा पे कर दिया, तो अगर मान लो जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसमें कोई प्रॉब्लम होती, प्रॉब्लम कहने का मतलब हो सके तो जो कंसर्न अथॉरिटी जो कॉलेज आपको अलॉट किया है, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, जनरली उसी कॉलेज की अथॉरिटी अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है कि आपके 10th की मार्कशीट सही है, 12th की मार्कशीट भी सही है, ठीक है, और जो आपने मेडिकल लगाया वो भी सही है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेरी रेज करती है कि भाई ये प्रॉब्लम, इसको आप रिजॉल्व करें। तो उसको रिजॉल्व करने का 20 जून तक समय। अगर कोई क्वेरी नहीं आती है तो सिंपली आप अपने पैनल में लॉगिन करके देखेंगे आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर वहां से मिल जाता है। आपको ये करना है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करके फी पेमेंट करने के बाद पूरा निश्चिंत नहीं हो जाना है। आपको कोशिश करना है कि दिन में कम से कम 2 बार कभी भी आप पैनल में अपने जोसा के पोर्टल में लॉगिन करके देख ले कि क्या आपके पैनल में आपको दिखा रहा है कि हाँ डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड, क्या प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको इशू हो चुका है। तो ये काम आप जरूर करेंगे। क्वेरी आया तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम बात करें की पॉइंट जो हम लोग को अलॉटमेंट के बाद ध्यान दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी किसी भी हमारे जोसा के किसी राउंड में हमारा कोई भी अलॉटमेंट आता है तो हमें जो मैंने स्टेप बताया कि डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने हैं, सीट एक्सटेंशन फी पेमेंट करना है, क्वेरी आती है उसको रिजॉल्व करना है। नहीं करेंगे हम काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। R1 से लेकर राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक किसी भी अलॉटमेंट में, किसी भी राउंड में हमारा कभी भी अलॉटमेंट आएगा तो ये एक्टिविटी हमें करना ही करना है। दूसरा, एक चीज बच्चे पूछते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट बार बार हमें अपलोड करना होता है क्या, फी पेमेंट बार बार करना होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फी पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कंडीशनल होता है, 1 टाइम होता है। कंडीशनल कहने का मतलब होगा मान लीजिए सपोज किसी एक राउंड में हमें NIT मिला और अगले बार में अपग्रेड होकर हम IIT में चले गए या वाइस वर्सा, पहले IIT मिला फिर हम NIT में चले गए, तो जब IIT से NIT प्लस सिस्टम में या NIT प्लस सिस्टम से IIT में आते हैं तो हमें दोबारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बार बार नहीं करना पड़ता। इसलिए मैंने कंडीशनल लिखा। पहला मैंने जो आपको चीज पहले बताया था कि अगर हम विलिंगनेस में फ्लॉट सेलेक्ट करेंगे तो फ्लॉट से बाद सिर्फ हम स्लाइड और फ्रीज कर पाएंगे। अगर हमने स्लाइड विलिंगनेस सेलेक्ट किया अपना तो केवल फ्रीज कर पाएंगे, और हमने फ्रीज कर दिया तो फर्दर कोई चेंज हम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान देंगे विलिंगनेस सेलेक्ट करने समय। और जितना मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी राउंड में, अभी राउंड 1 आया, 2 आया, 3, 4, 5, 6, किसी भी राउंड में जब भी पहली बार अलॉटमेंट आएगा तो ये सारा एक्टिविटी आपको करना मस्ट है। नहीं करेंगे आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इस चीजों को ध्यान देंगे कि जोसा में जो भी हमारा अलॉटमेंट आया यही बेसिकली हमें एक्टिविटी करनी होती है, ठीक है। हाँ, एक चीज और ये मैंने मेंशन कर दिया कि सीसेप, जैसे सीसेप का डेट डिक्लेयर हो चुका है 30 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच सीसेप की काउंसलिंग होने वाली है, और वह CSAB में 3 राउंड की काउंसलिंग होने वाली है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, हमेशा 2 राउंड की काउंसलिंग होती थी। तो हमें लगता है कि थोड़ा पीछे रैंक होने पर बेहतर कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी संभावना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तरीके से आप काउंसलिंग करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने आपको बोला कि ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, उसके प्रिंटअप डेटा डाल के हमेशा चेक करें कि आपको किस काउंसलिंग में क्या मिल रहा है। लास्टली मैं एक सलाह दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ जोसा के काउंसलिंग के भरोसे नहीं बैठना है। हमने हर एक साल देखा है कि बहुत से बच्चे सिर्फ जोसा के भरोसे बैठ जाते हैं कि जोसा मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, और बाद में जितनी भी स्टेट काउंसलिंग या इंडिविजुअल काउंसलिंग सारी खत्म हो जाती है। तो वैसा आपको नहीं करना। एक बच्चे को ये रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 4 से 5 काउंसलिंग में वो बैठे ही बैठे। जोसा की बात कर लिए, GJSIPU दिल्ली की बात कर ले, जैक दिल्ली हो गया, DTMP हो गया, UP टेक है, HBTU कानपुर है, कानपुर है, LMNIT है, बहुत से अच्छे ऐसे कॉलेज हैं जो कि अच्छे रैंक पे भी मिलते हैं। उसको आपको ध्यान रखना है ताकि बाद में आपके पास ऑप्शन रहे
कि हाँ ये सब ऑप्शन मेरे पास है, 4-5 जगह मुझे ये कॉइल मिल रहा, वो कॉइल मिल रहा, उसमें से आप बेहतर है कंपेयर कर पाएँ। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुई, एडमिशन अभी काउंसलिंग कम से कम 2 महीने चलेगी, तो मैं टाइम टाइम एक एक चीज आपको बताता रहूंगा फर्दर करना क्या। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Think admission. Think Shiksha Samadhan. Download the app now